सबसे पहले मैं लेट पहुंचा आपके बीच में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश की संसद का सत्र चल रहा है और देश की संसद में सरकार को आईना दिखाने के लिए अगर बोलने का अवसर मिले, वैसे हरियाणा में भी, हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्षी सांसद हूं और शायद उत्तर भारत में भी शायद एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में आसपास के प्रदेशों में ये जब सरकार को मौका दिखे आईना दिखाने का तो मौका नहीं छोड़ा जाता। तो आज संसद में बोलकर और इस सरकार को थोड़ा आईना दिखाकर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, थोड़ी देरी से पहुंचा हूं, मगर मैं बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं और दादरी के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं। आज जब पहुंचे यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि पीछे कम से कम 1-2 किलोमीटर से गाड़ियों का जाम एक अलग होता है, गाड़ियों का जाम तो है ही, गाड़ियों का जाम तो जब पहुंचे होंगे तब लगा होगा, लेकिन लगातार लोग कतार, मेरे पास टेलीफोन आया पहुंच गए, मैंने कहा पहुंच गए रैली स्थल, मगर 2 किलोमीटर तक लोगों का, अभी जब मैं पहुंचा तो लोगों का जो लोगों की जो कतार थी और यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं, तो ये पंडाल तो छोटा रहा लेकिन आपका हौसला छोटा नहीं रहा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर, और आपके हौसले से हमारा हौसला है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से, जिस सरकार के पास बहुत कुछ है। आज दिल्ली में सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, 2-2 सरकारें हैं, धनबल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है, और इनसे सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने जम के दिया है, आज आपने जम के दिया है। देखिए 10 साल हो गए, भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार बनी, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, यहां पर खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, इनको आपने 10 साल दिए, खट्टर सरकार, फिर उसके बाद खट्टर दुष्यंत सरकार, इनको आपने 10 साल दिए। अब 10 साल के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने किसी भी सरकार के दायित्व होते हैं, विकास के काम कराएं, जनता का मान सम्मान करें। मैं पूछना चाहता हूं, दादरी में इस खट्टर सरकार ने, खट्टर दुष्यंत सरकार ने काम किए, विकास के तो बड़े काम किया, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने अगर काम नहीं किया आप कह रहे हैं, तो पिछले 10 साल में दादरी और आप सबको आपका मान सम्मान किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। है कोई कह रहा है कि सरपंचों को लाठी मारी, कोई कह रहा है किसानों को जो है 13 महीना सड़क पे रखा, कोई कह रहा है कि महिलाओं को दिल्ली सड़क पे घसीट दिया, कोई कह रहा है कि बाप कह रहे हो मान सम्मान, मुख्यमंत्री जी दादरी में तो भाई जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया, आपने 10 साल दे दिए इनको, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई हरियाणा में बदलाव लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते आप? ये सरकार 10 साल पहले दिल्ली, ये सरकार सबकी अपनी अपनी बात, ये सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई। ये सरकार हरियाणा को देश में बेरोजगारी में सबसे आगे पहुंचाने वाली सरकार साबित हुई। ये खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और हरियाणा को पीछे धकेलने वाली, आपस में भाईचारे में दरार पैदा करने वाली सरकार ये साबित हुई। ऐसी सरकार से जवाब लेने का मौका आया है। जो प्रदेश विकास दर में देश में 2013-14 में देश में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, और बेरोजगार इस रूप से बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बढ़ी कि आज हरियाणा में कई जिलों में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों की तरफ। तो आज कहीं डिप्रेशन की तरफ नौजवान, कहीं
नशा जो दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, आज उसकी पहचान बदल गई। आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ऐसी देन इस सरकार की है। ना तो निजी क्षेत्र के अंदर निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई बड़ी परियोजना आई इन 10 साल की इस खट्टर सरकार में। और सरकारी क्षेत्र के अंदर 5 साल तक कोई भर्ती करते नहीं, जो भर्ती निकलती है वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। 30 पेपर लीक घोटाले आए, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। 5 साल तक कोई बड़ी भर्ती निकलती नहीं, जो छोटी मोटी भर्ती निकलती है या तो भर्ती घोटालों की भेंट, उसके बावजूद भी कोई लिस्ट आती है। तो हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश बन गया जहां पे हरियाणा के बच्चों से ज्यादा एचपीएससी एसएससी की लिस्टों में हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर उनमें आता है। 2019 में एसडीओ की भर्ती आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे लगे, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में से 77 बच्चे बाहर के लगे, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के। एचसीएस की लिस्ट आई, 36 बाहर के। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर पंचायतों में जिनको जाके काम करना है, 7 की लिस्ट आई, 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। बाकी प्रदेशों में हरियाणा के नौजवान को कोई अफसर मिल नहीं रहा। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो लिस्टें आती हैं उनमें मौका मिल नहीं रहा। नौकरियों को जो कई नौकरियां थी, मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख की भर्ती हुई थी, जेबीटी की भर्ती हुई थी, जिसमें जेबीटी की भर्ती में उस समय सबसे ज्यादा भिवानी जिले के, क्योंकि उस भिवानी और दादरी के सबसे ज्यादा जेबीटी के अंदर हमारी सरकार में लगे थे। 10 साल से कोई एक भर्ती इस सरकार ना जेबीटी की करी, शिक्षा विभाग में भर्तियां कहीं की नहीं जा रही, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ योजना लाकर फौज की नौकरियों को। आज हरियाणा में अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में नहीं होगी तो कहां होगी? आज इस सरकार से हम पूछ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा में। हमारे समय बिजली के कारखाने लगाए गए थे और हरियाणा देश में बिजली सरप्लस प्रदेश का उदाहरण बना था। इन्होंने 10 साल में बिजली खपत तो बढ़ी, एक बिजली का कारखाना थर्मल लगाया नहीं, लेकिन अदानी जैसे समूहों से बिजली के समझौते बदल दिए और जिस दर पर बिजली मिलनी चाहिए थी उससे दर को बढ़ाने का काम किया और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को देश में सबसे महंगी बिजली दिलवाने का काम इस खट्टर सरकार ने किया। ये हकीकत है। और देश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई है सरकार। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी लोगों ने खट्टर सरकार को, भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था 2019 के चुनाव में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2019 के चुनाव में एक नारा दिया था, भाजपा ने नारा दिया था खट्टर साहब ने कि 75 अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया था जेजेपी पार्टी ने कि बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को पहुंचाओ जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। धोखा हो गया हरियाणा के लोगों के साथ। हरियाणा में बना दी धोखे से सरकार। लोगों को कह दिया कि सरकार को समझौता हो गया, हम समर्थन दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि हम समझौता करेंगे। पहले जिस दिन नतीजा आया उस दिन उसने उचाना जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, 10 सीट आई है। उचाना के लोगों ने कह दिया कुछ भी करना लेकिन बीजेपी को समर्थन मत देना, खट्टर सरकार को दोबारा बनवाने का काम मत करना। लेकिन उनकी भाषा बदल गई, दिल्ली पहुंचते पहुंचते भाषा बदल गई और दिल्ली जाकर बीजेपी को समर्थन दे दिया और कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, 75% प्राइवेट में नौकरी पे रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। ना तो 75% प्राइवेट में रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 बुढ़ापा पेंशन 5 साल में आई। समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। समझौता हरियाणा को आपस में महकमे बांटकर लूटने का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज के महकमे से कौन लूट रहा है, माइनिंग के महकमे से कौन लूट रहा है, पंचायत के महकमे से कौन लूट रहा है। कोई अगर हमारी लिस्ट में कोई कमी कसर रह जाए, हम तो फिर भी विपक्ष में हैं। इनके विधायकों ने इनकी पोल खोली, दादा गौतम नारनौल से इनके विधायक है जेजेपी के, उसी का बयान आ गया, दादा गौतम का उसी दिन बयान आ गया
कि महकमे बट गए और खोपर एकला सारा जीवन लग रहा है, सारे जीवन वाले महकमे खोपर ले गया। आया था कि नहीं आया था बयान? इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हो सकता। ये जीवने के लिए सरकार नहीं बनी थी। आज हरियाणा को भुगतना नहीं पड़ता। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे नशे में एक हरियाणा, अपराध में देश में सबसे अगले प्रदेशों में हरियाणा, मगर काम नहीं भी करते ये तो भी हम काम चला लेते। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों लड़ रहे हैं, इस ईमानदारी से क्यों लड़ रहे हैं और क्यों समझौता नहीं कर सकते इनके साथ। काम नहीं भी करते, लेकिन इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार सातवें आसमान पे, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने नहीं छोड़ा, हर वर्ग का अपमान किया। एक साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई। मैं नमन करता हूं दादरी की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। यहां किसान आंदोलन की कहीं अगर गूंज सुनाई दी पूरे देश में, तो दादरी के अंदर वो सबसे मजबूत गूंज सुनाई। मैं आपको नमन करता हूं दादरी को। एक साल तक किसान बैठा रहा, लेकिन उस किसान पे अगर किसी एक सरकार ने सबसे ज्यादा उस किसान का अपमान किया, हरियाणा सरकार ने किया। 750 किसानों की चिताएं जब जल रही थी तो ये कोई कह सकता था कि इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। जब मेरे जैसे आप संसद में, हरियाणा से मैं एक बात विपक्ष का सांसद हूं, 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के हैं। मैं वहां पे नहीं बोलता तो क्या करता? जब आपको देखता था आंदोलन करते हुए, जब घुट के खड़े होकर कहते थे कि इनको कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कहो, संवेदना प्रकट करो, तो कहे नहीं करेंगे, ये तो देशद्रोही हैं। मैं अपने काका ताऊओं की तरफ देखता था, अपनी काकी ताइयों की तरफ देखता था, और उस संसद के अंदर, जिस संसद में मैंने 20 साल बिता दिए, उस संसद में अपनी भूमिका की तरफ देखता था जब सारी बीजेपी ने ऐसे ऐसे शब्दों के बाणों से मेरे दिल को छलनी करने का काम, मेरी आत्मा को छलनी करने का काम किया हो। और मैंने कहा था उस समय उनकी आंख में आंख डालकर कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो, जिनको आप उपद्रवी बता रहे हो, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। किसान आया, किसान का अपमान, सरपंच गए मांग लेने, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लेने गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, उनका अपमान, मनरेगा के मजदूर बजट बढ़ाने गए जिसका बजट 1/3 कर दिया सरकार ने, उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिलाएं अपनी इज्जत के लिए, न्याय मांगने के लिए, क्या कसूर था उन महिलाओं का, उन बेटियों का क्या कसूर था उनका? मैं पूछना चाहता हूं उनका क्या कसूर था, जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया, उन खिलाड़ियों का, जिनके साथ इनके मंत्री जब वो एयरपोर्ट पे उतरती थी मेडल लेने के लिए तो लाइन लगा के फोटो खिंचवाते थे, किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये तो वो देश है, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी स्वयं की इज्जत देखा जाता है, लेकिन उनका अपमान। हरियाणा का आज कितना बड़ा नुकसान है। ये हरियाणा है, ये वो प्रदेश है जहां जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री का नारा गूंजा करता था। जय जवान जय किसान, जय पहलवान जय नौजवान हम करते थे, लेकिन इन्होंने बदल दिया। ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना लेके आए, हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की। देश की आजादी से लेकर 2019 तक सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये भर्ती हमेशा होती थी 5,500 की पक्की भर्ती और ऐसी मजबूत फौज। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसने मांग करी थी कि पक्की भर्ती को कैंसिल करके अग्निपथ योजना, आप अग्निवीर कच्ची भर्ती लेके आओ? किसने मांग करी थी? ना तो फौज की मांग थी। फौज पे तो हमें गर्व था, 75 साल के इतिहास में अगर किसी एक संस्था पे गर्व था तो फौज पे गर्व था। यही फौज थी जिसने 71 की युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे तो कारगिल के अंदर पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया। वो भारत देश की फौज थी। सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन भारत देश की फौज ने कभी दुश्मन को, मगर उस फौज को, पक्की भर्ती को आपने बदल दिया। जहां 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, पिछले वर्ष 950 की अग्निवीर की भर्ती हुई, जिसमें से केवल 210 पक्के किए जाएंगे 4 साल के बाद, बाकी घर वापिस आ जाएंगे। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा और ना जय नौजवान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा, क्योंकि संविधान पे तो आक्रमण कर ही रहे हैं।
संवैधानिक अधिकारों के, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के भाई, उनके संवैधानिक अधिकारों को तो आज देश के अंदर, मैंने कल संसद में बताया कि देश के अंदर लाखों की संख्या में जो सरकारी, केंद्र सरकार की सारे रोजगार थे उनको प्राइवेटाइज करने का काम इस सरकार ने किया। उनके बैकडोर से, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया, कहीं किया जा रहा है तो कहीं लोकतंत्र पे हमले प्रहार किए जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में और इस सरकार के अहंकार को तोड़ने की और ये खट्टर दुष्यंत सरकार के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई में दादरी जिला भाई किसी पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीछे पिछली बार भी नहीं रहे थे, पिछली बार भी नहीं रहे थे आप पीछे। आपने दोनों सीटों से बीजेपी को हराने का काम किया था, लेकिन धोखा बन गया। इस बार भी साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। आपने बारडा से जेजेपी को जिताया तो यहां से आपने निर्दलीय को जिताया, लेकिन बीजेपी को हराने का काम किया। लेकिन आपकी गलती नहीं है, इन दोनों ने जाके वहां पर दोबारा से बीजेपी की खट्टर सरकार को बनाने का काम किया। जो आज ये समय देखना पड़ा वो इनका विश्वासघात जिम्मेदार है, आप विश्वासघात नहीं। आपने, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस बार चौकसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इस बार इस लड़ाई में साजिश षड्यंत्र रचने में लोग माहिर हैं। साजिश और षड्यंत्र रचने में इनसे आगे कोई नहीं है। आपने देखा रोहतक लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पिछली बार मेरे से साजिश और षड्यंत्र रचने का काम इन्होंने किया, और इस बार भी जब मैं देश की संसद में जाता हूं तो सारे भाजपा के सांसद एक स्वर में कहते हैं तेरा इस बार पक्का इलाज करेंगे। विपक्ष में आप बोलते हो, आप हम सारे मिलकर करेंगे, और मैं कहता हूं मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मेरे को इलाज की जरूरत नहीं है। मैं आ जाओ, साजिश षड्यंत्र करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी करेंगे, विधानसभा चुनाव में भी साजिश षड्यंत्र करेंगे। चौकसी रखनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं, चौकसी आप रखोगे कि नहीं रखोगे? जहां आपके लिए सीना अड़ाने की बात आएगी, जहां आपके लिए छाती अड़ाने की बात आएगी, वहां एक कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे। मगर जो पीठ पीछे वार करे, जमुना पार जैसे नारे दे भाजपा को, और जाकर जब जमुना पार से बीजेपी की सरकार लाके दोबारा चंडीगढ़ में बनवाने का काम करे, जो पीठ पीछे वार करे, उनका आप हिसाब किताब उनका आप देख लेना। भाई इस बार चुकोगे तो नहीं इस बार। तो भाई मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि दादरी की ये दोनों सीट मुझे पूरा विश्वास है, और उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो आए, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में 6 महीने के बाद दादरी की दोनों सीट यहां से आप जिताने का काम करो। कितनी जिताओगे दादरी से, मैं बताओ इन दो में से दो। देखो 2 का विक्ट्री साइन है। दादरी एक जिला ऐसा है हरियाणा के अंदर, ये जो 2 आप बता रहे हो ना, ये विक्ट्री साइन है हरियाणा। भाई ये 2 सीट आप यहां से, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हरियाणा सेक्रेटरीट और हरियाणा विधानसभा में जाकर आपको ये विक्ट्री साइन वहां पर दिलवाने का हम काम करेंगे, आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नौजवान, जय हिंद और जय राम जी की। धन्यवाद एपी साहब। और अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा विधानसभा के पूर्व में स्पीकर रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित कुलदीप शर्मा जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। और सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि सिर्फ आप इसके बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको एड्रेस करेंगे, जिनके लिए आप सुनने के लिए घंटों से विराजमान है। थोड़ा सा शांति का दान और दें। खासतौर पर मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का टाइम होगा। तो कुलदीप सिंह। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से सजा हुआ ये सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवी एवं सज्जनों, आज बहुत लंबे इंतराल के बाद
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दादरी आगमन का मौका मिला। इस क्षेत्र के इतिहास पर नजर जाए तो आपको याद आएगी हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल जी की, जिन्होंने हरियाणा के निर्माण की नींव रखी थी। भिवानी और लोहारू के रेत के टिब्बों पर पानी पहुंचाने का काम जूही नहर के माध्यम से चौधरी बंसीलाल का कंट्रीब्यूशन था। आप किसी को भी भूल जाएं, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने आपके क्षेत्र और आपके आने वाली संतानों के लिए जो किया है, आज उसको याद करने का अवसर है। मित्रों, बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है कि देश के अंदर जो सरकार है, प्रदेश के अंदर जो सरकार है, आज उस सरकार को खतरा है तो भारत के संविधान को खतरा है। बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से निकला हुआ संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। लड़ाई है देश के नौजवान की, हरियाणा के नौजवान, जिसका भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। लड़ाई है हरियाणा के किसान की, लड़ाई है देश के किसान की, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वायदा किया था कि सन 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। किसान संघर्ष की राह पर चला, किसान आंदोलन हुआ। दादरी के वीरों ने दिल्ली के दरवाजे खटखटाए। देश के प्रधानमंत्री जिसको अहंकार रहता है, नरेंद्र मोदी को टेलीविजन पर आकर देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी कि देश के अन्नदाताओं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझाने में कामयाब नहीं रहा, मैं तीनों काले कृषि कानून वापस लेता हूं। अगर प्रधानमंत्री का अहंकार तोड़ा तो उसमें दादरी के लोगों की, नौजवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आदरणीय मित्रों, देश के संविधान, नौजवान, देश के किसान, देश के सम्मान की भी लड़ाई, स्वाभिमान की भी लड़ाई। अहंकार में भारतीय जनता पार्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को इस्तेमाल करके आपके नेताओं को झुकाना चाहती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ईडी और जेल का डर दिखाते हैं। अरे जिसके बाप दादाओं ने बरतानवी साम्राज्य की जेल की अंधेरी कोठरियों में अपनी अंधी जवानियां गुजारी हो, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुम जेल दिखाना चाहते हो? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मित्रों, चौधरी भजनलाल के बारे में एक कहावत थी, से इससे कोई राज नहीं छीन सकता। जब हम निकले थे आह्वान लेकर तो कहते थे लोग कि राज तो भाई सीएम तो चौधरी भजनलाल बनेगा। अब किसान भाइयों, किसान के विरोधी चौधरी भजनलाल से राज छीन कर लाने वाला व्यक्ति कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबने कोशिश कर ली थी, सबने कोशिश कर ली थी। कोई बहकावे में आ गया, कोई चढ़ावे में आ गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना लुकूंगा। आपके आत्म सम्मान की रक्षा की। मैंने पूछा था, पंडित जी क्या बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजनलाल जी से राज कैसे छीन लेंगे? पंडित जी ने पतरा देखकर कहा, इसकी दादी दादरी की थी, दादरी का खून इसके नसों में है, ये राज छीन कर रहेगा। इसलिए दादरी के बहादुर लोगों, आज मौका है अपने सम्मान को वापस लेने का, मौका है अपने अतीत को दोबारा जिंदा करने का।
मौका है बंसीलाल चौधरी साहब के विकास के रास्ते को दोबारा इस क्षेत्र को वापस लाने। कौन ला सकता है? या तो चौधरी बंसीलाल आए या 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यूनिवर्सिटीज बनी इस क्षेत्र के अंदर, बदलाव आया, विकास आया। अब खट्टर साहब आए, खट्टर साहब ने कहा पानी की समस्या का हल हो जाएगा। 10 बूंद पड़ जाए तो दादरी डूब जाती है। खट्टर साहब ने कहा बाईपास बन जाएगा, बन गया। यूनिवर्सिटी बन जाएगी, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। बोलो क्या क्या बन गया। खट्टर साहब के बारे में क्योंकि इनके जो नारे हैं उनमें सफेद झूठ दिखाई देता है। एक बार भगवान ने कहा एक ऐसी मशीन बनाओ जो झूठ पकड़ ले। वैज्ञानिक मशीन बना के ले आए। कोई झूठ बोलता था, टन बोलती थी। वो मशीन लगातार एक बार टन 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 करने लगी। भगवान ने पूछा वैज्ञानिकों, ये मशीन टन टन कर रही है, रुक नहीं रही, क्या बात है? कहते जी खट्टर साहब का भाषण शुरू हो गया, अब ये रुकेगी नहीं। ये झूठ वाले लोग, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज दीपेंद्र जी ने कहा कि दादरी की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जानी चाहिए। बोलो वायदा करते हो? ये तो नहीं देखोगे कौन आ गया। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस ने भेज दिया वो जिंदाबाद। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने युवाओं के, अपने भविष्य को खराब करेंगे। इसलिए इन चुनौतियों को स्वीकार करते हो। आप एकजुट होकर 36 बिरादरी, अरे मशीनों में क्या है, आप बटन दबाएंगे तो आवाज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को सुन जाएगी। मशीनें नहीं हैं। जब बटन दबाओगे तो अपने वीवीपैट को चेक कर लेना। कोई ऐसी बात नहीं। ये जो डर दिखाते हैं इससे डरने की जरूरत नहीं। ये राम मंदिर की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं। ये रामलला की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम बेरोजगार की बात करते हैं, हम व्यापारी की बात करते हैं। लेकिन देश में प्रधानमंत्री 95 मिनट तक पार्लियामेंट के अंदर बोले, देश के किसान के बारे में नहीं बोले, देश के नौजवान के बारे में नहीं बोले, देश के व्यापारी और कर्मचारी के बारे में नहीं बोले, सिवर कटाक्ष। अरे क्या हाल बना दिया हरियाणा का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हरियाणा में अमन, चैन और शांति, कानून व्यवस्था का राज था। आज क्या हाल हो गया। खट्टर साहब तो गोलियां बांटते हैं और हरियाणा में गोलियां चल रही हैं। कभी सांपला में व्यापारियों पर गोली दागी जाती, कभी माथुराम की जलेबी पर गोली दागी जाती, कभी लोहारू में कहीं कहीं, कभी कहीं। हरियाणा में कोई कानून व्यवस्था नहीं रही। इसलिए मित्रों, कानून का राज भी बड़ा जरूरी होता है किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए। आपको संघर्ष करना है। एकजुट होकर एक राय के साथ कांग्रेस पार्टी को दादरी जिले से जिताकर भेजिए। आने वाले भविष्य में हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक बार फिर कल्याण, विकास का उत्सव हरियाणा में मनाया जाएगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। और अब आपके इंतजार की वो घड़ी खत्म हुई। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता, किसानों के मसीहा, जन जन के प्रिय जननायक, यशस्वी नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से वो आए और आपको संबोधित करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी।
आज की इस सभा में उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण व हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर बैठे हैं, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों और पत्रकार बंधुओं, मेरे को मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं और मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने सब अपने विचार रखे हैं और आज की समस्याओं की असलियत आपके सामने रखी है। मैं समझता हूं कोई बताए कहे न कहे, आप सबको मालूम है कि आज क्या हो रहा है, क्या थे हम, कहां पहुंच गए हैं, ये क्योंकि आप स्वयं भुगतभोगी हैं। जब वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब इस बात को समझते हैं। मैं आज आपका ध्यान, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ध्यान होगा, नौजवानों को तो नहीं पता, 66 में हरियाणा बना, इंदिरा जी ने हरियाणा बनाया और जब हरियाणा बना तो ये आम तौर पे कहते थे कि हरियाणा आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, ये सवाल आए थे। जैसे वक्त आया, चौधरी बंसी लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास का पहिया शुरू हुआ। हर गांव सड़क से जुड़ा, पहला प्रदेश हिंदुस्तान में हुआ जो हर गांव सड़क से जुड़ा, हर गांव में बिजली पहुंची। इस तरह विकास चला और चलते गए। वक्त आया 2005 में, मेरे को भी मौका मिला और मौका मिलने के बाद चौधरी बंसी लाल से प्रेरणा लेके हमने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाई आज दादरी में हूँ, दादरी में चाहे वो अस्पताल है, कितना किसी आप अपने आप सोच लो, वो जो काम हुआ है वो किसके समय में हुआ है, ये स्वयं आपने फैसला करना है, क्योंकि दादरी पे मेरा हक है और दादरी का मेरे पे हक है। मेरी दादी यहाँ की थी, पंडित जी ने जैसे बताया, इसमें के बाद आपका मेरी रगों में यहाँ का खून दौड़ता है, तो ये आपके सामने है। और स्थिति ये आई जो मेरे को दिल में टीस है, जिस वास्ते हम जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कि 2014 में ये प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था, जिसे हमने सरकार छोड़ी। आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, अपराध में। आप देख रहे हैं देश के ऊपरले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया अपराध में, हर किस्म के अवतार बढ़ गए, महंगाई में आप देख रहे हैं। और हमारे खेल खिलाड़ियों, खुद आप देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों किस तरह घसीटा गया पहलवानों को। जो हमने खेल नीति बनाई थी वो भी बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए जो हमने 100-100 गज के प्लॉट 3,82,000 दिए ताकि वो अपने मकान बनाने का काम किया हमने। इस सरकार ने एक भी किसी को प्लॉट दिया हो तो भाई गांव का नाम और बता दो, आप उस आदमी का नाम बता दो। जो गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको पहली जमात से बच्चे का वजीफा शुरू किया था हमने, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके आगे। इन्होंने उसको भी बंद करने का काम किया है। हाँ, एक और नई चीज चला दी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इनका क्या काम है भाई? इनका काम है बुढ़िया की पेंशन काटो, गरीब आदमी की राशन काटो, राशन कार्ड काट दो। और किसान का यूं कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में तो दाने आए पड़े हैं, ऊपर राम प्रसन्न हो रहा है, वो बाढ़ देखे कब उसका नंबर आएगा भाई, इतने में राम बरस जाएगा। अरे ये वही दादरी है ना, यही मंडियां थी जब
बाजरा राजस्थान तक का आगम एमएसपी मिलती थी उसको, याद होगा आज। हाँ बट नहीं बनाई थी वो तो भाई मेरा फर्ज था, लेकिन बता रहा हूं राजस्थान तक का बाजरा आ जाया करता। आज बाजरे की एमएसपी नहीं मिलती, किसान के ये हालात हो गए। इन्होंने कहा कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने स्वागत किया था उससे, मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं किसान का बेटा हूं। किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान भूला खुशहाल होगा तो हर वर्ग खुशहाल होगा, सबका होगा। लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी, लागत बढ़ा दी। खाद का क्या भाव था भाई, आज खाद का क्या भाव है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे रेट भी बढ़ा दिया खाद का, अरे वेट घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, वेट घटा दिया। 50 किलो का घट गया 45 का 40 किलो कर दिया। ये स्थिति करी। बिजली देख लो। तो ये बात है, मेरे को इस बात की टीस है कि मेरा प्रदेश, मेरा किसान, मेरा मजदूर, व्यापारी जो खुशहाल था, आज कहां? जैसे मैंने कहा, तो भाई ये बात मैं लेके आया। अब सवाल इस बात का है, अगर किसान का भला करना है, गरीब आदमी का भला करना है, व्यापारी का, कर्मचारी का भला करना है, एक तो कानून व्यवस्था सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। आपको याद होगा 2005 में इस प्रदेश में भी कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं थी। जब हमारे को मिला 2 महीने के अंदर अंदर सारे बदमाश भगा दिए थे यहां से। मैंने कह दिया था बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारे में आ जाओ, फिर मौका मिला तो ये काम करके फिर दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि हम शांति से रखें, हमारी बहन बेटियां शांति से जाए, इज्जत से रहे, किसी इज्जत ना लुट जाए। ये बात तो मैंने मन बनाया भाई इनसे टक्कर ले लूं, लेकिन तुम्हारे से इजाजत लेके लूंगा। एक बात जरूर है, आप जब जाओगे गांव में लोगों के पास, ये जरूर पूछेंगे भाई ठीक है हम तो हरियाणा इतना पिछड़ गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना, तो तुम क्या कहोगे? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आपको याद होगा किसी ने नहीं कहा था बिजली के बिल 1600 करोड़ एक कलम से माफ किए थे, और सबसे ज्यादा लाभ दादरी को हुआ था। जब अपना रणबीर सिंह जी विधायक थे तो इन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ बिल भी डबल है, गहराई के हिसाब से बिल का रेट बता दें। मैं जब भी कह दिया एक रेट लगेगा भाई, और जाकर केवल 10 पैसे करके गया था। आपको याद होगा इन चीजों में। तो मैंने कहा आपसे पूछेंगे भाई सरकार आएगी तो आप क्या करोगे, तो आप कह देना जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार आएगी, सरकार बनते भाई पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, 6000 महीने की पेंशन करेंगे, 6000 बूढ़े के और 6000 बुढ़ी आगे। और ये मेरी बहन बेटियां माताएं आई हुई हैं, आजकल सब रोटी जो है गैस से पकाओ है। जब हमारी सरकार थी तो गैस के सिलेंडर का भाव 400 था, आज 1100 हो गया। हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और जो वेट बढ़ा दिया ना डीजल पे, डीजल पहले देखो किसान का तो हर तरह से मारा है कि डीजल का क्या भाव कर दिया। पहला बोर्ड लगे थे दिल्ली में, दिल्ली से कोई आता ना तो हरियाणा के पेट्रोल पंप पे लगा होता था बोर्ड कि दिल्ली से सस्ता हरियाणा में डीजल। ये उल्टे लाग रहे हैं, दिल्ली में लाग रहे हैं हरियाणा से सस्ता डीजल। तो भाई ये वेट जो है इन्होंने बढ़ाया है उसको भी हम ठीक करेंगे ताकि किसान को उचित भाव मिल सके डीजल का। इसी प्रकार से बिजली, हर घर बिजली इस्तेमाल करता है और बिजली के रेट बहुत हो गए घरेलू के, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम ताकि आदमी अफोर्ड कर सके। बेरोजगारी,
बेइख्तियार जैसा अभी चर्चा किया, इन्होंने क्या किया, 2 लाख आज सरकारी पक्की नौकरी खाली पड़ी है लगाएंगे, और रोजगार कौशल रोजगार निगम चला दिया। वो क्या करता है, वो भाई ठेके पे देता है। इजराइल वाला कोई कंपनी मांगेगी, जाओ हमारे बालक वहां, और देश तो वहां से वापस ला रहे हैं अपने नागरिक कि वहां लड़ाई है भाई, उनकी जान में खतरा होगा, ये वहां भेजे हैं ठेके पे, कमीशन खाते हैं। हमने ठेका सिस्टम बंद करा, इनने चालू कर दिया। वो ना तो उसकी पेंशन, कच्ची नौकरी, ना रिजर्वेशन, ना कोई मेरिट, सब धांधली बचा रखी हो, धांधली। इसी प्रकार से ये जो अग्निपथ जिसका चर्चा किया फौज में, जिस पर हमारे को गर्व है, क्या कर दिया, अग्निवीर लिया है अग्निपथ। उसका क्या काम है भाई, 18 साल का बच्चा भर्ती हो, 22 साल का घर आ जाओ, 21 साल तक कम केस ब्याह नहीं हो सकता। तो पहला तो भाई फौज में भर्ती होते छोरे की सगाई आ जाया करती, भाई रिटायर होगा, बालक बाहर पड़ेंगे, 21 साल का होगा तो कौन सगाई करेगा, 22 साल तो उल्टा होगा तो कौन सगाई करेगा भाई, सगाई करनी है कोई। तो ये करके, क्योंकि 4 साल के बाद ना तो उसकी पेंशन, ना और कोई प्रावधान, तो ये इन्होंने किया है। तो भाई मैं तो, हम तो 2 लाख पक्की नौकरियां लगाने हमारी सरकार आएगी। इसी प्रकार से जो, जैसे मैंने कहा, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट देते थे, फिर चालू करेंगे और उनको मदद करेंगे ताकि वो अपने 2 कमरे का मकान बना सकें। वहां किसानों में नाम की है ये, हमने रायपुर प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस पार्टी ने, उसका अध्यक्ष मैं था, कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और स्वामीनाथन के भाव से उसे सिफारिश किया जाएगा। इसी प्रकार से भाई जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हमने कहा। इसी प्रकार से भाई जो गरीब आदमी है, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड बनाएंगे जो इनमें काट रखे हैं। और ये जो एक पोर्टल चला रखा है ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो जन विरोधी जितने पोर्टल हैं, इनकी छुट्टी करेंगे। पोर्टल कोई जन सुविधा के हो तो हो, जन हित के हो, वो तो ठीक है, ये तो परेशान करने वाली बात है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, खड़ा रहो। सरकार बनी है जी, कागज नहीं छूट रहा है, आसमान है, परेशान कर रखे हैं, कागज नहीं छूट रहे, सरकार बनी। आज चक्कर काटे जाओ, मकान पर लग रहे। ये तो भाई पखाना जाना है, काम करना नहीं जानते। कोई समस्या होगी, किसान को कोई समस्या होगी, तो नरवाने में एक डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर का काम करे, उसने बोर्ड ला दिया, जो ये कहे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, दर्द का, ना उसके पास जमूरा ना और कोई चीज, एक कुर्सी लेकर बैठ गया। तो एक आया, जाड़ में दर्द, दवाई भी कुछ नहीं, 2 शीशी धर रहा था वो पानी की, मिर्चा के पानी की, बैठा, बोला तो कुर्सी पे बैठ गया, तो उसकी आंख में वो डाल दिया मिर्चा का पानी। बोला रे ओ दांत मांग, बोला दांत का, बोला दांत ने छोड़, मेरी आंख बचा तू। ये तो बकाव है बस, ये जान इधर उधर करते हैं, लोगों का काम नहीं कर सकते ये लोग। तो ये आपके सामने है। तो इसी सरकार से भाई मैं तो आपसे पूछने आया हूं कि बैकवर्ड क्लास का लगा लो, बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर जो है, हमने तो 8 लाख करी थी, इन्हें घटाकर 6 लाख कर दी। हमारी सरकार आ गई तो हम 10 लाख करेंगे ताकि चपरासी के बच्चे को भी लाभ मिले। तो इस प्रकार से तो ये बातें और बहुत सारी बातें, मैनिफेस्टो हमारा बनेगा जब और बात आएंगी, महिलाओं के लिए अलग हम बनाएंगे मैनिफेस्टो, और भाई बुजुर्गों का सबका रखेंगे। लेकिन बात तो ये, आज मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ इस भूमि का, क्योंकि मेरे तो भाई खून में रिश्ता है इससे। आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप कहो तो इस सरकार से टक्कर ले लूं, साथ दोगे?
हाथ खड़े करके बता दो, दोनों सीट यहां से जिताओगे तो फिर जीत ही जाओगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।